नमस्कार, महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। बीए पाठ सेकंड ईयर में भी दो पुस्तकें हैं राजनीति विज्ञान की। पहली जो पुस्तक है उसका नाम सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम है। उसमें 5 देशों के संविधानों का हम अध्ययन करेंगे। उसे अभी अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। और जो उसकी सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसका अपन अध्ययन आज से शुरू करते हैं। और उसमें जो पहला वाला सेक्शन है वो नेशनल मूवमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। इस नेशनल मूवमेंट में हम जो निम्न पाठ हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है इसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय। फिर उसके बाद में इसी के जुटे हुए अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर उसके बाद में हम जो विचारधाराएं हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो 3 प्रकार की विचारधाराएं प्रमुख रूप से आई थी, एक तो क्रांतिकारी, एक उग्रवादी और उदारवादी। और इसी के साथ में फिर जो नेक्स्ट विचारधारा 1920 से शुरू होती है वो है गांधीवादी विचारधारा। इस गांधीवादी विचारधारा के तहत ही हम 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय आंदोलन, नमक सत्याग्रह, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। और इन्हीं के बीच में ब्रिटिश शासन ने 2 भारतीय शासन अधिनियम बनाए थे जो भारतीयों के लिए सुलभ थे। एक तो 1919 का भारतीय शासन अधिनियम और दूसरा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। ये अपना जो पहला वाला सेक्शन है इसमें संपूर्ण नेशनल मूवमेंट है, उसमें निम्न पाठ्यक्रम में इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहला जो अपना आता है नेशनल मूवमेंट में वो आता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद से तात्पर्य हमारे भारत में उस बात से है कि कैसे हमारे भारत में अंग्रेजी शासन आया, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ शासन प्रशासन किया, कितने भारतीय उस शासन प्रशासन से पीड़ित हुए, कितना उनका शोषण हुआ, कितना उनके ऊपर अत्याचार हुआ, और आखिर में फिर हमारे जो भारतीय नेतृत्व करता है उन्होंने ये मन मस्तिष्क में बैठा लिया कि हमें ब्रिटिश शासन से अब मुक्त होना ही है, हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, ताकि उत्पीड़न, शोषण और अन्याय है उससे हमारी मुक्ति मिल जाए और ब्रिटिश शासन है वो भारत को छोड़कर चला जाए। ये हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके बारे में हम इन्हीं चीजों को देखेंगे। और ये जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था इसके जो कारण हैं उन कारणों को हम देखेंगे। मैंने अभी प्रथम स्तर पर जो 6 कारण हैं ये आपको बोर्ड पे लिखे हैं। कारण और भी हैं, अपन उनका निरंतर अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले अपन इन 6 कारण हैं उनको पूर्ण रूप में देख लेते हैं। सबसे जो पहला राष्ट्रवाद में उदय का कारण आता है वो आता है 1857 का विद्रोह। 1857 से पहले ही, अर्थात हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्राचीन काल का जो शासन रहा वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल रहा था। फिर जो मध्यकाल आया था उसमें हमारे भारत में मुगलों का शासन आ गया। और फिर उसके बाद में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर एकाधिकार करते करते देशी राजाओं से सहायक संधि करके और उन्हें बिल्कुल ही कमजोर कर दिया था और धीरे धीरे उन्हें पेंशन पर आश्रित कर दिया था। और जो भारत का शासन है उन्होंने 1757 तक आते आते काफी हद तक वो पकड़ कर ली थी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी
और सही मायने में अंग्रेजी शासन है उसकी स्थापना भारत में हो गई थी। ये 1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्ष तक का जो अंग्रेजों का शासन रहा था, इस शासन में अंग्रेजों ने भारत और भारतीय है इसका शोषण किया था, इनके ऊपर अत्याचार किया था और अन्याय किया था। अब जब कहते हैं कि जिस देश में शासन के द्वारा जनता का उत्पीड़न किया जाए, जनता के ऊपर अत्याचार किया जाए, जनता का निरंतर शोषण किया जाए, ये शोषण उत्पीड़न अत्याचार एक समय तक तो इसे जनता सहन कर लेती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब निश्चित रूप से वो जनता शासन के विरुद्ध क्रांति कर देती है। और यही इसमें हुआ था। इस क्रांति का सबसे पहले जो आगाज है वो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे एक सैनिक थे और मंगल पांडे को सूत्रों से पता लगा कि ये जो अंग्रेज बंदूक में जो कारतूस बनाते हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी है उसका उपयोग करते हैं, और वो जो कारतूस है उसे मुंह से खोलना पड़ता था। अब हमारे भारतीय धर्म में जो गाय है उसे माता का स्थान है, और उन्हें उनकी चर्बी से जब इस प्रकार का कारतूस बनाया जाता और उसे मुंह से खोला जाता, तो मंगल पांडे है इन्होंने इस चीज का अंग्रेजी शासन से विरोध किया। और जब ये विरोध किया तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और फिर देखते ही देखते मंगल पांडे का ये जो विरोध है वो संपूर्ण सेना में व्याप्त हो गया था। इसी के साथ साथ में हम मेरठ में देखते हैं, और इधर को झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई है, उन्हें जो पुत्र है उसका गोद का अधिकार है, उससे असंतुष्टि उसकी होना, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देसी जो रियासतें हैं उनके राजाओं की असंतुष्टि थी। और ये जो विरोध है वो सेना से निकलकर देसी रियासतों तक फैल गया, और आखिर में 1857 की क्रांति हो गई थी। ये जो 1857 की क्रांति हुई थी ये अंततः असफल रही थी, और अंग्रेजों ने इसे केवल एक सैनिक विद्रोह का नाम दिया था। हालांकि 1857 की क्रांति असफल रही हो, लेकिन 1857 की क्रांति है उसने एक बहुत बड़ा क्रांति का बीज या स्वतंत्रता का बीज उस समय उदित कर दिया था। तो यहाँ पे ये जो घटना हुई थी इसी से 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति से ही ये आगाज हो गया था कि अंग्रेजों से जल्द भारत को स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। भारत के जो अंतिम मुगल शासक है बहादुर शाह जफर, तो उन्हें दिल्ली का शासक बनाया गया और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। हालांकि बहादुर शाह जफर है उनकी भी पराजय हुई थी, परंतु फिर भी 1857 का जो विद्रोह है वो अंग्रेजों के लिए एक नासूरी सिद्ध हुआ। दूसरा वाला जो अपन कारण देखते हैं इसमें वो आता है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। तत्कालिक भारत में जो जिस प्रकार का हमारी सामाजिक व्यवस्था थी या धार्मिक व्यवस्था थी उसने भी भारत को काफी कमजोर कर दिया था। बहुत सारी जो धार्मिक अंधविश्वास है, बहुत सारे धार्मिक सामाजिक कुरीतियां हैं वो हमारे भारत में व्याप्त थे, और अंग्रेजों ने इन धार्मिक अंधविश्वासों का सामाजिक कुरीतियों का भी भरपूर लाभ उठाया था। और ये जो धार्मिक अंधविश्वास सामाजिक कुरीति है इससे हमारा समाज है वो टुकड़ों में विभाजित था, एक विखंडन की स्थिति में था, और इसी वजह से यहाँ अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति है उसको अपनाई, और वो भी पूर्ण रूप में उस नीति में सफल ही रहे थे। यहाँ पे हमारे भारत में कुछ ऐसे विचारक हैं जो आए और उन्होंने ये देख लिया जब तक ये धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां हमारे भारत में रहेंगी तब तक किसी भी प्रकार की चेतना जागृति है वो नहीं आ पाएगी। और इन्होंने समाज में जागृति और चेतना लाने के लिए हमारे भारत में कुछ मूवमेंट चलाए थे, और ये जो मूवमेंट है इनसे हम ये कहें कि ये मूवमेंट अंततः आगे चलकर असफल रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे भारत में एक बहुत बड़ी जो सामाजिक चेतना है वो जागृत कर दी थी, और धार्मिक अंधविश्वास है उनको भी इन्होंने तोड़ने का पूरी तरीके से प्रयास किया था। चलिए इनमें देखते हैं अपन कि किस किस प्रकार के जो विचार थे और उन्होंने
क्या क्या जो मूवमेंट है वो हमारे भारत में चलाए थे। सबसे पहले हम लेते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का गुरुदूत माना जाता है और आधुनिक भारतीय समाज का प्रथम निर्माता माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज के माध्यम से इन्होंने सामाजिक कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए चेतना जागृत की थी। उस समय हमारे भारत में हम सामाजिक कुरीतियों में देखते हैं बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, मृत्यु भोज, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी। तो धार्मिक अंधविश्वासों को हम देखते हैं तो नर बलि आदि और मूर्ति पूजा ये हमारे भारत में उस समय व्याप्त थी। तो लोगों का जो ध्यान हमारे भारत में अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति करने के लिए जाना चाहिए था, उन सभी लोगों का ध्यान है वो केवल और केवल धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों में घुसा हुआ था। तो हमारे भारत की जो जनता है उसका अंग्रेजों के द्वारा शोषण करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक जागृति नहीं थी, उनमें किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक जागृति नहीं थी और वो सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वासों में पूरी तरीके से घुसे हुए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत की और अंततः काफी हद तक जो भारतीय हैं उन्होंने अंधविश्वास और कुरीतियां हैं इनको त्यागना उचित समझा। इसी की एक कड़ी में दूसरा जो नाम आता है वो आता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये जो आर्य समाज है ये सभी धर्म और जातियों के लोगों के लिए खुला हुआ था और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि इस आर्य समाज में सभी जुड़ सकते हैं। और आर्य समाज ने जो मूवमेंट चलाया था वो मूवमेंट भी यही था कि दयानंद सरस्वती जी हैं वो भी हमारे भारत में धार्मिक अंधविश्वास और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन्हें दूर करना चाहते थे और उन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया था, नरबलि प्रथा का खंडन किया था और ये जो जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनके ऊपर राजाराम मोहन राय ने ध्यान दिया था इनका भी उन्होंने विरोध किया था कि ये कुरीतियां भारत से समाप्त होनी ही चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने अपने ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। ये जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है ये एक तरीके से भारतीयों की बाइबल बन गई थी और काफी हद तक सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। इसी कड़ी में जो तीसरा नाम आता है वो आता है स्वामी विवेकानंद जी का। भारतीय जनता है कभी प्राचीन काल में हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, हमारा इतिहास ये अक्षुण्ण रहे थे और इनका जो प्रसार है वो सुदूर देशों तक भी था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अंग्रेजों ने हम भारतीय जनता के ऊपर अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति है उसे अच्छी तरीके से मस्तिष्क में बैठा दिया था और भारतीय जन ये भूल गए थे कि कभी हमारी संस्कृति और सभ्यता थी, कभी हमारा इतिहास और गौरव था। इस इतिहास और गौरव को जगाने वाले, इस सभ्यता और संस्कृति का पुनर्जागरण करने वाले अगर हमारे भारत में सबसे अच्छे विचारक रहे हैं तो वो रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को दुनिया के अन्य धर्म और संस्कृति से उत्कृष्ट और अक्षुण्य बताया और जनता को ये समझाया कि हमें पाश्चात्य धर्म और संस्कृति के प्रति अपने झुकाव को न रखते हुए हमारे भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति हमारे झुकाव को रखना चाहिए, हमारे इतिहास को पढ़ना चाहिए, हमारे गौरव को पढ़ना चाहिए। और इस रूप में उन्होंने भारतीय जनता में हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति चेतना को जागृत किया था। इसी कड़ी में एक जो नाम आता है वो आता है श्रीमती एनी बेसेंट का। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था।
होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी और होम रूल आंदोलन को चलाया था। हालांकि ये जो स्वशासन की जब हम बात करते हैं तो स्वराज्य की बात करने वाले सबसे पहले हमारे भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहे थे और स्वराज्य को संपूर्णता के साथ में हमारे भारत में रखने वाले बाल गंगाधर तिलक जी रहे थे। और आगे चलकर जब बाल गंगाधर तिलक जी को जेल दे दी गई थी, मंडले जेल में बंद कर दिया गया था, तो फिर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था। और होम रूल का मतलब होता है गृह शासन। तात्पर्य कि भारत का शासन भारतीयों के हाथ में ही होना चाहिए। हालांकि श्रीमती एनी बेसेंट उन्होंने इस बात के ऊपर जरूर बल प्रदान किया था कि राजनीतिक नेतृत्व है वो अंग्रेजों के पास में रह सकता है, लेकिन प्रशासनिक नेतृत्व है वो तो भारतीयों के हाथ में होना चाहिए और अंग्रेजी शासन के अधीन ही भारत को धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो जो कभी बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य था वही श्रीमती एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन चला था और यहीं से जो श्रीमती एनी बेसेंट है उन्होंने गृह शासन की बात कर दी थी और भारतीय जनता में इस प्रकार की चेतना का विकास कर दिया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में जो हमारे धार्मिक सामाजिक आंदोलन है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। उसमें हम राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज 1828 में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित आर्य समाज 1875 में, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा धर्म और संस्कृति है उसकी चेतना जागृत करना और श्रीमती एनी बेसेंट जी के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाना, ये ऐसे हमारे भारत में विचारक रहे थे जिन्होंने भारतीय जनता में पूरी तरीके से चेतना को जागृत किया था। तीसरी वाली जो बात आती है इसमें राष्ट्रवाद के उदय में तीसरा जो रीजन आता है वो आता है मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। हमारे भारत में जो मुसलमान हैं उनमें भी काफी हद तक अपनी जो धार्मिक कुरीतियां हैं वो व्याप्त थी और इन धार्मिक कुरीतियों के कारण ही हमारे भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो नहीं बन पा रही थी। दूसरा एक रीजन ये भी था कि हिंदुओं की तुलना में जो मुस्लिम है उनकी शिक्षा है वो काफी कमतर थी और इसी वजह से जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो भी धार्मिक अंधविश्वास में ज्यादा बंधे हुए थे। और यही एक ऐसी बात थी कि हम जब वहाबी आंदोलन को देखते हैं तो उसके बाद में सर सैयद अहमद खान जो कि मुसलमानों के नेता हुए थे, इन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात की थी कि एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए और उसमें मुस्लिम विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि जो धार्मिक कुरीतियां हैं उनसे वो शिक्षा के माध्यम से दूर हटे और जो मुस्लिम लोग हैं वो भी हमारे भारत में स्वतंत्रता की बात करें। तो यहाँ सर सैयद अहमद खान है उन्होंने बड़ा योगदान दिया था और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हमारे भारत में की थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था और जब यहाँ शिक्षा प्रदान होने लगी तो निश्चित रूप से मुसलमानों में भी जो स्वतंत्रता है उसकी भावना और चेतना का हमारे भारत में विकास हुआ था। तो मुसलमानों में सुधार करने के लिए भी हम यहाँ देखते हैं कि भारत में सर सैयद अहमद खान है उनका प्राथमिक जो भूमिका है वो काफी हद तक आती है। नेक्स्ट बात आती है इसमें रीजनों में राजनीतिक एकता। हमारे भारत में जब अंग्रेज आए थे और उन्होंने व्यापारिक एकाधिकार स्थापित किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो देसी रियासतें हैं उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उनके देसी राजाओं के जो अधिकार है वो उन्होंने छीनना शुरू कर दिया। हमारे भारत में राजनीतिक एकता से पहले छोटी मोटी 642 देसी रियासतें थी और ये जो देसी रियासतें थी इनका एक दूसरे से आदान प्रदान भी था, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई एक राष्ट्रीय एकता इन देशी रियासतों से नहीं बन पाई थी। यहाँ अंग्रेजों ने जब देशी रियासतों का एकीकरण करना शुरू किया और वो ब्रिटिश प्रांत बनने लगे तो कभी ऐसा होता है कि अंग्रेजों ने बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे भारत में इस वजह से की थी कि वो केवल और केवल अपने लाभ के लिए ऐसा करना चाहते थे। तो राजनीतिक एकता भी उन्होंने इस वजह से स्थापित की थी कि हमको भारत में राजनीतिक एकता स्थापित कर देंगे तो केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था भारत में हो जाएगी
और हम सेंटर से ही समस्त जो भारत है उसका कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण शुरू करना किया तो यहाँ पे बहुत सारी जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो एकता के सूत्र में बंधी, और फिर ये जो एकीकरण हुआ, इस एकीकरण से ही यहाँ पर एक राष्ट्रवाद है उसका उदय हो गया था। और जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके प्रति भारतीय जनता है वो विरोध करने लग गई थी कि भारतीयों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो राजनीतिक एकता है उसने भी हमारे भारत में जो राष्ट्रवाद है उसकी नींव को रखा था। नेक्स्ट बात आती है आवागमन व संचार के साधनों की भूमिका। ये एक बहुत अच्छा रीजन है वो राष्ट्रवाद के उदय में रहा। जो राजनीतिक एकता के संदर्भ में बात होती है, अंग्रेजी सरकार ने या अंग्रेजी शासन ने हमारे भारत में अपने लाभ के लिए ही आवागमन व संचार के साधन हैं उनकी स्थापना की थी। लेकिन भारतीयों ने आवागमन और संचार के साधनों का भी बखूबी लाभ उठाया। कहते हैं कि ये अंग्रेजों की देन थी, लेकिन ये भारतीयों के हितकर ही सिद्ध हुई। जब अंग्रेजों ने हमारे भारत में आवागमन के साधनों का विकास किया, आवागमन के साधन के रूप में हम देखते हैं तो उन्होंने प्रमुख रूप से कहते हैं कि हमारे भारत में कभी बैलगाड़ी चलती थी, तो ये बैलगाड़ी जो चलती थी उनकी जगह उन्होंने रेलगाड़ी चला दी। ये जो बैलगाड़ी से तो हमारे भारतीय जो सफर करते थे तो बहुत कहीं पे आते जाते थे तो उनको बहुत समय लग जाता था, और इतने ज्यादा हमारे भारत के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, कोई योजना नहीं बना पाते थे, योजना को साकार नहीं कर पाते थे। लेकिन जब यहाँ रेलगाड़ी चली तो हमारे भारतीय नेतृत्वकर्ता क्रांतिकारी हैं वो रेलगाड़ियों में बैठकर एक दूसरे प्रांत में जाने लगे, मिलने लगे, योजना बनाने लगे, योजनाओं को साकार करने लगे, और फिर उन योजनाओं को वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने भी परिणत करने लगे। तो कहते हैं कि आवागमन के साधनों का जो विकास किया था वो इस वजह से अंग्रेजों ने किया था कि हम गांव गांव से कच्चा माल लाएंगे, बंदरगाहों के माध्यम से उसे इंग्लैंड ले जाएंगे, उद्योगों में फैंसी माल तैयार करेंगे, गांव गांव तक उसे फिर वापिस हम रेलगाड़ियों के द्वारा पहुंचाएंगे। उनका सोच तो ये थी। लेकिन यहाँ पे उन रेलगाड़ियों में हमारे जो भारतीय नेतृत्व करते हैं वो आने जाने लगे, आपस में मिलने लगे, योजना बनाने लगे, और ये हमारे राष्ट्रवादी का उदय है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हुई। दूसरी जो बात है यहाँ पर वह है संचार के साधनों की। तो जो संचार के साधनों को हम देखते हैं तो डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, ये आदि चीजें हैं वो संचार के साधन थे, और समाचार पत्र ये भी अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए ही बनाए थे। वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते थे, लेकिन डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो और समाचार पत्रों का भी भारतीयों ने अच्छे से प्रयोग किया, और आपस में वो डाक, तार, संचार के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को जानने लगे, और कहाँ उन्हें एकत्रित होना है, किस प्रकार से योजना को अंजाम देना है, इनको वो इसी के माध्यम से करने लग गए। तो अंग्रेजों ने तो आवागमन व संचार के साधनों को इस वजह से चलाया था कि ये हमारे हित कर रहेंगे, हमारे लाभ कर रहेंगे। लेकिन अंग्रेजों की जो ये देन थी इसका भारतीयों ने बखूबी प्रयोग किया था, और आवागमन और संचार के साधन है वो भी राष्ट्रवाद के लिए एक ये कहिए रामबाणी सिद्ध हुए थे। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है पश्चिमी शिक्षा व साहित्य का प्रभाव। हमारे भारत में दो प्रकार की हम शिक्षाओं को देखते हैं, एक तो भारतीय शिक्षा पद्धति या प्रणाली, और एक दूसरी थी पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। ये जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है ये संस्कृत से ओतप्रोत थी, और जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है वो उदारवाद से ओतप्रोत थी। अब यहाँ जो ये संस्कृत की शिक्षा है, ये संस्कृत की शिक्षा तो कभी भी हमारे भारतीय जन को ये संदेश दे ही नहीं पाई कि आपको परतंत्र नहीं रहना है, शोषण, अन्याय और अत्याचार से किस प्रकार से मुक्ति पाना है, ये इस शिक्षा में नहीं था। और इसी वजह से जो ये शिक्षा प्रदान की जाती थी, यहाँ एक ये भी था कि इस शिक्षा को प्राप्त करने वाला एक उच्च वर्गीय था। जो उच्च वर्ग है उसे तो कहीं ना कहीं अंग्रेज हैं वो किसी प्रकार का छोटा मोटा सम्मान दे देते थे, और वहां पे वो संतुष्ट रहते थे। एक आम भारतीय के मन में एक ये भावना का विकास इस संस्कृत की शिक्षा कर ही नहीं पाई
कि हमें शोषित नहीं रहना है, हमारा जो उत्पीड़न हो रहा है इसे हमें किस प्रकार से इस उत्पीड़न को दूर करना है, हमें स्वतंत्र कैसे रहना है, ये सारी की सारी चीजें हमारी इस संस्कृत की शिक्षा व्यवस्था में नहीं थी। इस वजह से ये संस्कृत की शिक्षा व्यवस्था है वो भारतीय लोग हैं उनमें स्वतंत्रता का मूल्य है उसको जागृत नहीं कर पाई थी। दूसरा रीजन ये कि ये जो शिक्षा है वो एक वर्ग विशेषता या धर्म विशेषता की सीमित थी और बहुत सारा जो वर्ग था भारत का वो तो इस शिक्षा से अछूता था। ये जो भारत में अंग्रेज आए इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को भारत में चलाया। अब ये जो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था है इसको भी चलाने के पीछे अंग्रेजों का अपना हित था। हित क्या था कि अंग्रेज यहाँ पे जो बड़े राजनीतिक पद हैं उनको सुशोभित किए हुए थे और बड़े जो प्रशासनिक पद हैं उन पर भी बैठाने के लिए वो जो ईसाई लोग हैं उन्हें लेकर आ गए थे क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपटीशन वो करवाते थे। वो कंपटीशन में वही फाइट हो पाते थे और वो प्रशासनिक पदों पर यानी जिला कलेक्टरों के पदों पर या सेना के उच्च पदों पर वो अंग्रेजों को ही बैठा देते थे। अब बात आती थी कि जो निम्न पद हैं यानी कि जैसे सेना में हम देखते हैं तो सैनिक का पद है या पुलिस में सिपाही का पद है या फिर जो अन्य कार्यालय हैं उनमें लिपिकों के पद हैं। इसके लिए जो ईसाई लोग हैं वो कम वेतन में भारत आकर सेवा नहीं करना चाहते थे, नौकरी नहीं करना चाहते थे। अब जो अंग्रेज हैं उनके समक्ष ये कमी महसूस हुई कि आखिर में इनका अरेंज कहाँ से किया जाए, तो उन्होंने देखा कि इनका अरेंज हम भारतीयों से ही कर लें। लेकिन भारतीय हैं वो तो अंग्रेजी शिक्षा से को जानते ही नहीं थे क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा है उससे तो ये परिचित थे ही नहीं। अतः अंग्रेजों ने सोचा कि हम पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को भारत में चलाएं और इसको अगर लेकर भारतीय अंग्रेजी सीखते हैं तो उन्हें हम निम्न पदों पर बैठाकर और प्रशासन के जो कार्य हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन जब पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क में भारतीय आने लगे तो केवल यही नहीं है कि भारतीयों ने नौकरी के लिए उस पाश्चात्य शिक्षा को समझा, अपितु तो पाश्चात्य शिक्षा को हम देखते हैं तो उसमें उदारवाद के मूल्य निहित थे और उदारवाद के मूल्यों में हम देखते हैं तो उदारवाद का तात्पर्य यह होता है स्वतंत्रता। अब यहाँ जैसे उन्होंने इस उदारवाद के मूल्य को समझा, स्वतंत्रता के मूल्य को समझा, तो भारतीयों ने देखा कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये इस शिक्षा के माध्यम से ही इतने स्वतंत्र हैं और हमको इन्होंने शासित कर रखा है। जब ये स्वतंत्र रह सकते हैं तो हम स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकते। अतः इन्होंने स्वतंत्रता समानता का जो मूल्य है वो पाश्चात्य शिक्षा से ग्रहण किया रहा और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर चाहे हम जॉन लॉ के उदारवाद को देखते हैं, मिल्टन के स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं उनको देखते हैं या हम लॉर्ड मार्ले है उनके उदारवादी मूल्यों को देखते हैं, तो ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा में उदारवादी या स्वतंत्रता के जो मूल्य हैं उनको निहित किया था। तो जब भारतीयों ने उदारवाद के मूल्य को या स्वतंत्रता के मूल्य को समझा तो इनके मन में ये भावना जागृत हुई थी कि हमको भी स्वतंत्र ही रहना है, हमको इन अंग्रेजी शासन है उनसे मुक्ति पाना है और हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं रहेंगे। इस वजह से वो नौकरी पर तो चले गए लेकिन साथ साथ में वो स्वतंत्रता के मूल्य के साथ में जिए और फिर धीरे धीरे वो कोशिश भी करने लगे कि अंग्रेजी शासन से हमें मुक्ति ही मिलनी चाहिए, अंग्रेजी शासन से हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो कई जो चीजें हैं वो अंग्रेजी हुकूमत ने अपने हितों के लिए, अपने लाभों के लिए हमारे भारत में चलाई थी, लेकिन हम ये कहें कि ये भारतीयों के लिए या भारत के लिए एक वरदान ही सिद्ध हुए और जो ये अंग्रेज ये सोच रहे थे कि ये चीजें हमारे लिए वरदान है वो आगे चलकर उनके लिए अभिशाप बन गई और वो ये सोच रहे थे कि ये चीजें भारतीयों के लिए अभिशाप है, वो चीजें भारतीयों के लिए एक दिन वरदान ही सिद्ध हुई। ये निम्न जो बिंदु हैं उनके आधार पर मैंने आपको क्लियर किया था कि हमारे राष्ट्रवाद में उदय के ये कारण रहे थे। कारण इतने ही नहीं है, कारण और भी हैं। अपन निरंतर उन कारणों के बारे में प्रकाश डालेंगे। आप निरंतर ऑनलाइन बने रहना और निरंतर आप अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।